और मेरे स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आई बी के सिन्हा वेलकम यू टू दिस क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल को कंक्लूड किया था। आर्टिकल पर बेस्ड एक्सरसाइज करवाए गए थे लास्ट के 2 वीडियोस में। आज हम लोग ग्रामर का एक और टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे और वो है नाउन। नाउन टॉपिक है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो बिफोर डीलिंग विद नाउन वी शुड अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले भी एक मज़ेदार कंपैरिजन मैं करता हूँ केमिस्ट्री और इंग्लिश लैंग्वेज में। ये भी थोड़ा रेलेवेंट होगा, इसको देखते हैं। एक तरफ केमिस्ट्री और दूसरे तरफ इंग्लिश। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री के हिसाब से विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन केमिस्ट्री, तो हम लोग बोलते हैं कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है केमिस्ट्री के हिसाब से। कुछ एटम्स मिलके क्या बनाते हैं आप जानते होंगे? कुछ एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? कुछ मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं एलिमेंट। कुछ एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं या तो मिक्सचर बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। मिक्सचर भी बन सकता है और कंपाउंड भी बन सकता है। हम जानते हैं कि मिक्सचर या कंपाउंड क्या है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो डिफरेंस है ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है +2 लेवल तक ही सही, तो बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए मिक्सचर एंड ए कंपाउंड। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड। जैसे एक बार मिक्सचर बनाया गया चीनी और नमक का, एक बार 2 किलो चीनी ली गई, 1 किलो नमक लिया गया। अगली बार हो सकता है कि 3 किलो चीनी लिया जाए और उसमें से 1.25 किलो या 1.25 किलो नमक मिला दिया जाए। तो इन दैट वे रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, तो वो मिक्सचर कहलाता है। जबकि कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, रेशियो इज फिक्स्ड। तो जब एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स्ड होता है तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर इज इट्स बेस्ट एग्जाम्पल। वाटर में क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है, दैट इज 2:1। तो ये था केमिस्ट्री की बात। नाउ अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में सबसे छोटा यूनिट क्या है? इंग्लिश का सबसे छोटा यूनिट है लेटर। कुछ लोग बोलते हैं इसका जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ लोगों का जवाब आता है अल्फ़ाबेट। लेकिन अगर आप अल्फ़ाबेट इसका जवाब दोगे तो ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट इज़ ए सेट ऑफ 26 लेटर्स। अल्फ़ाबेट छोटा यूनिट नहीं है बल्कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश। तो दैट वे अल्फ़ाबेट रॉन्ग आंसर होगा। कुछ लेटर जो होंगे वो मिलके क्या बनाते हैं? वो मिलके बनाते हैं वर्ड। कुछ वर्ड मिलके क्या बनाते हैं? कुछ वर्ड मिलके बनाते हैं सेंटेंस। और अगर हम सेट ऑफ सेंटेंसेस लेते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस को मिला के जो बनता है वो बनता है पैराग्राफ। और अगर हम चाहें तो इसी को कह सकते हैं लैंग्वेज।
तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है चीज़ों को समझने के लिए बिटवीन केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। सबसे छोटा यूनिट एटम, बहुत से एटम मिलके मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल मिलके एलिमेंट बनाते हैं, कुछ एलिमेंट मिलकर मिक्सचर या कंपाउंड बनाते हैं। नाउ वी कम टू दिस साइड। सबसे छोटा यूनिट है लेटर, कुछ लेटर मिलके बनाते हैं वर्ड। सम वर्ड्स कंबाइन टू मेक सेंटेंस और कुछ सेंटेंस मिलकर बनाते हैं पैराग्राफ या लैंग्वेज। तो उसके हिसाब से इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। नाउ आई पिक अप माई डिस्कशन फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से हम लोग सेंटेंस को सबसे पहले डिफाइन करेंगे और उससे पता चलेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो इसको आप नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। देन नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन सेंटेंस। जैसा कि वहां पे कहा गया कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर ये डेफिनेशन आप कहीं पर भी बताते हैं सेंटेंस के बारे में तो ये इनएडिक्वेट डेफिनेशन है। तुरंत इस पर क्वेश्चन होगा, आपके सामने लिख के दे दिया जाएगा कैट, बैट, मैट। कैट, बैट, मैट कहा जाएगा कि दिस इज ए ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स। तो क्या ये सेंटेंस है? तब आपका आंसर होगा कि नहीं सर, ये सेंटेंस तो नहीं दिख रहा। तो दिस डेफिनेशन इज इनएडिक्वेट, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज इनएडिक्वेट। तब सेंटेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सेंटेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर अरेंज्ड टू मेक सेंस। उसको हम लोग इस तरह से वर्ड्स को अरेंज करते हैं ताकि उससे कोई सेंस निकले। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। और जब भी सेंटेंस बनता है तो वहां पे यूज होता है एक टर्म सिंटैक्स। सिंटैक्स से बना हुआ वर्ड है सिंटैक्टिक। सिंटैक्टिक। और सेंटेंस को डिफाइन किया जाता है, ए सेंटेंस इज ए सिंटैक्टिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ए सेंटेंस इज ए सिंटैक्टिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और which give you some definite sense, और जिससे कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। उसी को हम लोग डिफाइन करके कहते हैं कि ये एक सिंटैक्टिक अरेंजमेंट है वर्ड्स का which give you some definite sense, which gives you some definite sense. So this is the definition of a sentence. अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि हम लोग सेंटेंस के वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उससे उसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। Structure should be grammatically correct. That is called syntax. अगर कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है इसका मतलब कि सिंटैक्स उसका सही है। तो ये था सेंटेंस का डेफिनेशन। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो इफ वी टॉक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि बताया गया इसके पहले वाले स्क्रीन में कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सिंटैक्टिक। सिंटैक्टिक मीन्स सिंटैक्स के अनुसार होता है। एंड एज पर द स्ट्रक्चर
every word in a sentence has got its own importance. कोई भी सेंटेंस है, जैसे एक एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं, माई फ्रेंड वर्क्स इन एन ऑफिस. दिस इज ए सेंटेंस. तो जो भी सेंटेंस यहां पे लिखा गया, इसमें एग्जाम्पल्स देखते हैं. यहां पे जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड इज ए नाउन. उसके बाद वर्क्स जो लिखा गया ये वर्ब है. उसी तरह से इन प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन के रूप में लिखा गया. तो हर जो वर्ड होता है उसका कुछ ना कुछ, उसी तरह से यहाँ पे एन एक आर्टिकल है, उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है जिसके बेसिस पे उसको कोई ना कोई नाम दिया जाता है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच denote the importance of the word or in a given sentence on the basis of which we give name to those words. उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो parts of speech are of 8 types. 8 types के part of speech होते हैं. 2 और ऐड कर दिया जाता है उसमें. एक आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में हम लोग डिस्कस करते हैं. आर्टिकल डिस्कस किया जा चुका है. एक और होता है डिटरमाइनर, जिसका कि अलग से डिस्कशन करेंगे. अभी हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन सबसे पहले आएगा. जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको एक बार आपके लिए लिखता हूं यहां पे. कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. Mainly these are 8 parts of speech, जिसका कि अलग अलग डिस्कशन किया जाता है. इसमें इंपॉर्टेंट है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये आपने पढ़ा होगा, अपने स्कूल या कॉलेज लेवल पे पढ़ा होगा. बट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इसका डिस्कशन डिफरेंट होगा. क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि यहाँ पे इसके फंक्शनलिटी की बात की जाएगी. फंक्शनलिटी की बात की जाएगी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें हम लोगों को क्या ध्यान रखना होगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है. अगर नाउन है तो नाउन के एप्लीकेशंस क्या हैं, अगर वर्ब है तो उसका एप्लीकेशन क्या है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन साथ ही साथ जो चीज़ें बेसिक लेवल पे पढ़ी गई हैं स्कूल या कॉलेज में, उसको भी एक बार अगर ब्रशअप कर दिया जाए तो कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्डअप होगा. मेरा दिस विल बी माय इंडेवर. जैसे अभी हम लोग नाउन पढ़ेंगे तो नाउन के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी ये पहले यहाँ पे लिखता हूँ. सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ नाउन. नाउन क्या है ये एक पॉइंट होगा. दूसरा पॉइंट होगा काइंड्स ऑफ नाउन्स. नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स क्या हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे. नंबर 2. 3 हम लोग डिस्कस करेंगे, जो चीज़ डिस्कशन में आएगा इंपॉर्टेंट है वो है नंबर. नंबर के हिसाब से देखें तो नाउन के क्या क्या नंबर होते हैं. सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है. उस पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है, जो भी रूल्स उसको गवर्न करते हैं, दैट विल बी डिस्कस इन डिटेल. 4th हम लोग पढ़ेंगे जेंडर,
जेंडर में जैसे कुछ नाउन मैस्कुलिन जेंडर के होते हैं, कुछ फेमिनिन जेंडर के होते हैं, कुछ न्यूटर जेंडर भी होते हैं, कुछ कॉमन जेंडर होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब इसकी बारी आएगी तब। जेंडर के बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे केसेस क्या होता है, केस, नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है और पजेसिव केस क्या है, इसका भी डिटेल में डिस्कशन होगा। देयर आफ्टर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर बेस्ड एरर्स आते हैं नाउन से, वो हैं कि किस नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा, किस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, या अगर आर्टिकल लगेगा तो कहाँ पे ए, कहाँ पे एन और कहाँ पे द लगेगा। ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट होगा। उसके बाद वर्ब रिलेटेड टू ए नाउन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि किस नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, कहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, कहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा। इस पर भी बेस्ड एरर्स आते हैं, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो एज फार एज द डिस्कशन ऑफ नाउन इज कंसर्न, इट इज गोइंग टू बी लेंदी, ये लेंदी होगा। और जब हम इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे और उसके बाद जब एरर्स का एक्सरसाइज होगा तब आप बहुत आसानी से एरर्स को कर पाओगे। तो ये है स्कीम ऑफ थिंग्स दैट इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ नाउन। नाउ वी कम टू डिस्कस नाउन। नाउन में सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि नाउन क्या है। वेन एवर वी से नाउन, तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन को कहा जाता है कि ये एक नेमिंग वर्ड है। किसी के नाम को बताने के लिए हम लोग नाउन को यूज करते हैं, नेमिंग वर्ड। अगर डेफिनेशन को आगे कंप्लीट करें तो लिख सकते हैं विच इज यूज्ड टू नेम ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एक ऐसा नेमिंग वर्ड है जो किसी व्यक्ति के नाम को बता सकता है, किसी जगह के नाम को बता सकता है और किसी थिंग के नाम को बता सकता है। ये जो थिंग है इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसमें फीलिंग्स भी आती है, फीलिंग, इमोशंस, कंडीशन, फीलिंग, इमोशन, कंडीशंस, ये सब थिंग में कवर करते हैं। जैसे फीलिंग ऑफ हेट्रेड, इमोशन ऑफ लव और एंगर। उसी तरह से कंडीशन, पोवर्टी इज ए कंडीशन, इलनेस इज ए कंडीशन। तो ये सब भी नाउन के कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे ही मैंने थिंग लिखा, इसका मतलब कि जो कवरेज है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया एज फार एज नाउन इज कंसर्न। तो ये था नाउन का डेफिनेशन। अगर पर्सन की बात करें तो कोई भी नाम, चाहे वो हैरी हो, कृष्णा हो या नैन्सी हो, ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ पर्सन। प्लेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्लेस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। एक तो किसी भी जगह का नाम, से मुंबई, पटना, ये तो जगह का नाम है। उसके अलावा प्लेस में और क्या आ सकता है, जैसे स्कूल, ये भी नाउन का ही एग्जाम्पल है। स्कूल हुआ, उसी तरह से रोड, कॉलोनी, ये सब नाम हैं किसी भी जगह के। तो पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को बताने वाला जो वर्ड होता है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन का फंक्शन क्या होता है कि इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन, ए नाउन कैन बी used
both as a subject and as an object। ये इसकी खासियत है कि नाउन को हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही रूप में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नैन्सी रीड्स, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहा हूं। नैन्सी रीड्स ए बुक। यहाँ पे नैन्सी क्या है? नैन्सी एक नाउन है और यहाँ पे बुक भी एक नाउन है। जबकि अगर हम देखें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट अगर आप जानते होंगे तो यहाँ पे वर्ब क्या है? रीड एक वर्ब है, पढ़ना। तो पढ़ने का जो काम करता है, जो करता होता है, डूअर होता है, काम को करने वाला, उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। तो नैन्सी यहाँ पे क्या है? नैन्सी यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया। नैन्सी हैज बीन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। जबकि अगर इस तरफ हम बात करें तो क्वेश्चन क्या होता है? पढ़ता है। अगर कोई किसी चीज को पढ़ता है, क्वेश्चन होता है कि क्या पढ़ता है? बुक पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, आर्टिकल पढ़ता है, एस्से पढ़ता है। व्हाट डज ही और शी रीड्स? तो उसका आंसर मिलता है बुक। यानी कि जो एक्शन है, इसको रिसीव करने वाला कौन है? हु इज द रिसीवर? रिसीवर इज दिस बुक। और जो रिसीवर होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ये इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली कि कोई भी नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे नैन्सी यहाँ पर सब्जेक्ट है और एक और नाउन बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो नाउन की खासियत क्या हुई कि ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। गॉट इट? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर। इसके लिए हम लोग लिखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो इसका पहला टाइप होता है, पहले यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, प्रॉपर नाउन। सेकेंड इज कॉमन नाउन। थर्ड इज कॉमन नाउन के बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कलेक्टिव नाउन। थर्ड टाइप इज कलेक्टिव नाउन। इस पर बड़ा लंबा डिस्कशन होगा। फोर्थ इज मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 तरह के नाउन हैं जिनको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड दीज नाउन्स विल बी डिस्कस्ड सेपरेटली, अलग अलग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर नाउन को कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन और नाउन के डेफिनेशन को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में एक वर्ड का सिर्फ डिफरेंस है जो कि आप भी मार्क कर पाएंगे। प्रॉपर नाउन को हम लोग डिफाइन करते हैं प्रॉपर नाउन A proper noun is the name of a particular person, place or thing। अगर इस प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन को कंपेयर करेंगे नाउन के डेफिनेशन से जो लिखा गया है तो सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस उसमें देखने को मिलेगा और वो है, वहाँ पे हमने डिफाइन किया था ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर एक वर्ड इसमें ऐड किया गया और वो है पर्टिकुलर। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिटी एक नाउन है। कोई भी जो बड़ी जगह है रहने की उसको हम लोग सिटी के नाम से जानते हैं, ये एक नाउन है।
बट अगर इसी में हम मुंबई की बात करें तो आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर सिटी, एक खास सिटी है मुंबई, तो इसको हम लोग रखते हैं कि ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में है। दिस इज व्हाट प्रॉपर नाउन मीन्स। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। गॉट इट? अब देखते हैं कि इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, बोरिंग रोड। रोड इज अ नाउन, रोड एक नाउन है, लेकिन जितना भी चलने वाली जगह है वो सब रोड है, बट बोरिंग रोड इज ए पर्टिकुलर रोड। उसी तरह से जैसे मर्सिडीज, मर्सिडीज क्या है? दिस इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मर्सिडीज। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ए प्रॉपर नाउन, जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, कंपनी, चीज, स्थान, किसी का भी नाम बताता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें से डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट 1 क्या है? कॉन्सेप्ट 1 इज वेरी सिंपल, जो कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार लिखना पड़ेगा। किसी भी प्रॉपर नाउन को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जनरली इंग्लिश में लिखने का कुछ तौर तरीका होता है, कुछ प्रोटोकॉल होता है कि इंग्लिश आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ अपनी बात को क्लियर करने के लिए। जैसे माई फ्रेंड डील्स इन शुगर। मेरा जो दोस्त है वो चीनी का व्यापार करता है। यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है डील्स इन, और फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब व्यापार करना। तो माई फ्रेंड डील्स इन शुगर, यहाँ पे आप गौर करेंगे तो माई चूंकि सेंटेंस का पहला वर्ड है, माई चूंकि सेंटेंस का पहला वर्ड है, इसीलिए ये कैपिटल लेटर से लिखा गया। यहाँ पे एम क्या है? एम एक कैपिटल लेटर है। उसके बाद के वर्ड्स को हम देखते हैं तो फ्रेंड में एफ स्मॉल, डील्स में डी स्मॉल, इन में आई स्मॉल, और एस शुगर में एस स्मॉल। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो सब स्मॉल लेटर से शुरू हुए हैं। माई फ्रेंड डील्स इन शुगर। ठीक है, तो इंग्लिश को लिखने का तौर तरीका क्या है? इंग्लिश को लिखने का तौर तरीका यही है कि किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश का जब भी कोई सेंटेंस होता है तो सिर्फ उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। उसके अलावा जितने भी फॉलोइंग वर्ड्स होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। बट एज फार एज प्रॉपर नाउन इज कंसर्न, तो प्रॉपर नाउन में ऐसा नहीं होता। प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के शुरू में हो, बीच में हो या अंत में लिखा हुआ हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि बहुत सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप बचपन से जानते होंगे, लेकिन इस पर बेस्ड भी एरर कभी कभी एग्जाम में आते हैं। और कैसे आता है ये अभी कॉन्सेप्ट लिखने के बाद एक दो सेंटेंस में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। राइट? तो कॉन्सेप्ट 1 क्या हुआ प्रॉपर नाउन से रिलेटेड? वो कॉन्सेप्ट ये है, इन इंग्लिश सेंटेंस व्हाट हैपेंस, a proper noun is always written with a capital letter, irrespective of
इट्स प्लेस इन ए सेंटेंस। जो चीज मैंने डिस्कस किया उसी को यहां पे लिखा है। कोई भी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो सेंटेंस में कहाँ पे प्लेस्ड है। सेंटेंस के शुरू में है, सेंटेंस के बीच में है या सेंटेंस के आखिर में है, इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेंटेंस इस तरह से लिख के दिया जाए, माई मदर विजिटेड वाराणसी लास्ट वीक। दिस इज अ सेंटेंस एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एरर कि सेंटेंस में एरर क्या है। तो अगर एरर की हम बात करें तो ग्रामर, वर्ब, ग्रामर या जो भी एरर्स के जो भी इंडिकेटर्स होते हैं उस पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बट अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो दिस कॉन्सेप्ट हैज़ नॉट बीन फॉलोड हियर। यहाँ पे इसको हम लोगों ने फॉलो नहीं किया। क्या नहीं फॉलो किया? दैट वी सी। यहाँ पे वाराणसी एक जगह का नाम है। दिस इज ए होली प्लेस इन इंडिया। तो इसको हम लोग कैसे लिखते? कैपिटल से लिखते। कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए था वाराणसी, जो कि नहीं लिखा गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा? स्मॉल वी से। तो ये गलत हो गया, इसीलिए यहाँ पे एरर इस पार्ट में है। स्मॉल लेटर की जगह पे यहाँ पे कैपिटल लेटर से वाराणसी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट 1 जिस पर बेस्ड एरर्स आ सकता है। नाउ वी डिस्कस इट्स कॉन्सेप्ट 2। प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट 2 यहां पे डिस्कस करता हूं। कॉन्सेप्ट 2, जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछला जो कवर किया गया आर्टिकल के बारे में कहा जाता है कि नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल को प्लेस करते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगता है या नहीं लगता, ये हम लोगों को समझना होगा। तो इसके लिए कहा जाता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जनरली आर्टिकल्स मीन्स ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक द are not placed. Generally articles a oblique and oblique the are not placed before proper nouns. जनरली ए एन और द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। अमिताभ बच्चन इज ए लीजेंड ऑफ हिंदी सिनेमा। अमिताभ बच्चन इज ए लीजेंड ऑफ हिंदी सिनेमा। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? अमिताभ बच्चन एक प्रॉपर नाउन है। इसके पहले ना तो ए लगा, ना एन लगा और ना ही द लगा। अमिताभ बच्चन इज ए लीजेंड ऑफ हिंदी सिनेमा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन अमिताभ बच्चन यूज किया गया है उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। उसी तरह से यहाँ पे हिंदी भी एक प्रॉपर नाउन है, इसके पहले भी हम लोगों ने कोई आर्टिकल नहीं लगाया।
नाउ वी कम टू दिस, अमिताभ बच्चन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और जब कॉमन नाउन पढ़ेंगे वहां पर भी इस एक्सेप्शन को डिस्कस किया जाएगा। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं यहां पे। सपोज कोई मेरे जान पहचान का आदमी है, सपोज हिज नेम इज वरुण, मैं उसको जानता हूं। वरुण हैज कम टू मीट यू, या वरुण हैज कम टू मीट मी। जैसे वरुण इज नोन टू मी, ये केस है जब वरुण मेरे जान पहचान का है, नोन टू मी, और वो मेरे से मिलने आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वरुण हैज़ कम टू मीट मी, वरुण मेरे से मिलने आया है। तो यहाँ पर इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ये प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बट दूसरा केस हो सकता है कि वरुण, कोई एक वरुण है जिसको मैं नहीं जानता और वो मेरे से मिलने आया है, तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं ए वरुण हैज कम टू मीट मी। यहां पे नॉट नोन टू मी, ये वरुण जो है वो मेरे जान पहचान का नहीं है, तो वहां पे हम लोग इस वरुण के पहले ए लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कभी कभी प्रॉपर नाउन के पहले द भी लगता है, वो जब हम लोग कॉमन नाउन डिस्कस करेंगे उसमें इसको डिस्कस किया जाएगा। करेक्ट? तो ये था दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रॉपर नाउन। पहला था कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। और कॉन्सेप्ट 2 था कि जनरली प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते। एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा रूल या कॉन्सेप्ट में, जब भी जनरली लगा हुआ है, जब भी ये टर्म जनरली देखने को मिले, इट इम्प्लाइज दैट कि ये रूल यूनिवर्सल नहीं है। हो सकता है कि 95% केसेस में ये रूल एप्लीकेबल हो, लेकिन 5% केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे इसके एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। कोई भी रूल अगर एब्सोल्यूट होता है तब वहाँ पे जनरली यूज़ नहीं किया जाता, बट अगर जनरली यूज़ किया जाता है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पर इसमें एक्सेप्शंस आपको देखने को मिल सकता है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर नाउन, जिसको कि मैंने डिटेल में आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और इसके जो दो कॉन्सेप्ट हैं उस पर बेस्ड भी एरर्स आते हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, इसी तरह के एग्जाम्पल्स एरर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। नाउ वी कम टू सेकेंड काइंड ऑफ नाउन, जिसको कि हम लोग कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। कॉमन नाउन को भी ठीक से समझना होगा। प्रॉपर नाउन के बारे में क्या बताया गया कि प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। ये एक इंडिविजुअल का नाम बताता है, बट कॉमन नाउन उससे डिफरेंट है। कॉमन नाउन डील्स विद एक क्लास और एक ग्रुप नहीं, यहाँ पे हम क्लासी वर्ड यूज करेंगे। क्लास को कॉमन रूप से डिनोट करने वाला जो नाउन होता है दैट इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। तो हम लोग इसको डिफाइन कर दें पहले। ए कॉमन नाउन रेफर्स टू ए क्लास और ए कम्युनिटी। क्लास और ए कम्युनिटी, पूरे क्लास को दिखाने वाला जो नाउन होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसका एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें
तो मैन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मैन बोलने का मतलब ये पूरे क्लास को दिखाने लगता है, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उसको दिखाने के लिए हम लोग मैन को यूज करते हैं। लाइकवाइज स्टूडेंट, एज सुन एज वी से स्टूडेंट, इसका मतलब कि वर्ल्ड में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब इस क्लास को बिलोंग करने लगते हैं, इस क्लास से दिखने लगते हैं। उसी तरह से अगर डॉक्टर की बात करें तो पूरे कम्युनिटी, पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को दिखाने के लिए एक ही कॉमन नाउन को यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डॉक्टर। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि थोड़ा सा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में कुछ एग्जाम्पल्स दे के दोनों के डिफरेंस को क्लियर कीजिए। तो हम लोग देखते हैं। क्या लिखा जाता है, जैसे मैन इज मॉर्टल, दिस इज एन एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल। इसका मतलब कि ये कॉमन नाउन के रूप में यहाँ पे यूज किया गया। दुनिया में जितने भी मैन हैं उसके लिए मैन यूज किया गया एज ए कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होगा, अगर इसी मैन का नाम कुछ भी दिया जाए, कोई पर्टिकुलर नाम दिया जाए, जैसे मिस्टर वर्मा इज ए मैन ऑफ लेटर। मिस्टर वर्मा इज ए मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है विद्वान व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे ये जो मैन है ये कौन है, एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है यहाँ पे, मिस्टर वर्मा। तो ऊपर वाला ये जो था मैन, ये कॉमन नाउन था, और ये जो मिस्टर वर्मा था ये एक पर्टिकुलर नेम है एक व्यक्ति का, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। तो यही डिफरेंस होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। एक और एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करते हैं बाइक्स के बारे में, तो बाइक्स आर द लेटेस्ट फैड एमंग द यूथ। यंग लड़कों के बीच में अगर देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है। यहाँ पे बाइक क्या है, बाइक एक कॉमन नाउन है। जितना भी इस तरह के मॉडल की व्हीकल रोड पे दिखती है उसको हम लोग कहते हैं बाइक, कॉमन नाउन। बाइक्स आर द लेटेस्ट फैड अमंग द यूथ। अब अगर हम एक पर्टिकुलर मॉडल की बात करें, सपोज R15, ये एक खास मॉडल है बाइक का। R15 is a good looking bike. R15 is a good looking bike. यहाँ पे R15 क्या हुआ, एक पर्टिकुलर मॉडल के बारे में बात कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रॉपर नाउन। बाइक एज ए होल कॉमन नाउन है क्योंकि वो पूरे क्लास, कैटेगरी या कम्युनिटी को दिखाता है, जबकि R15 एक पर्टिकुलर मॉडल का नाम है, तो वहाँ पे हम लोग इसको एज ए प्रॉपर नाउन यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉमन नाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट 1, कॉमन नाउन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कॉमन नाउन के बारे में कहा जाता है कि इससे जो रिलेटेड रूल्स हैं, जैसा कि प्रॉपर नाउन में भी हम लोगों ने देखा था, इसका कॉन्सेप्ट 1 है कॉमन नाउन्स आर नॉट रिटन। उसमें हम लोगों ने क्या लिखा था प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन्स
are not written with capital letters. With capital letters. कॉमन नाउन को हम लोग कैपिटल लेटर से नहीं लिखते. जैसे रोड एक कॉमन नाउन है तो रोड को स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, रोड. उसी तरह से कॉलोनी अगर एक कॉमन नाउन है तो वहाँ पे सी को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं. लाइकवाइज स्कूल अगर एक कॉमन नाउन है तो स्कूल को हम लोग स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं. तो कॉमन नाउन के बारे में क्या लिखा गया कि कॉमन नाउन्स आर नॉट रिटन विद कैपिटल लेटर्स. अब इस पर एरर कैसे आ सकता है, एक एरर का एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ. एग्जाम्पल है there are many good schools. There are many good schools in Patna. पटना में कई अच्छे स्कूल हैं. यहाँ पे स्कूल को लिखा गया. स्कूल को अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे स्कूल कैसे लिखा गया, ये क्या स्मॉल लेटर से लिखा गया और ये सही है. क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता. तो दिस इज कॉन्सेप्ट 1 जिस पर बेस्ड एरर्स भी एग्जाम में आ सकते हैं. नाउ इसी का कॉन्सेप्ट 2. कॉन्सेप्ट 2 रिलेटेड टू कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स का कॉन्सेप्ट 2 है कि कॉमन नाउन में आर्टिकल यूज किया जा सकता है. उसमें क्या बताया गया था कॉन्सेप्ट कि जनरली कॉमन प्रॉपर नाउन्स के साथ हम लोग आर्टिकल्स यूज नहीं करते, लेकिन इसमें कहा गया कि यहाँ पे हम लोग आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं. Articles can be used with common nouns. With common nouns. यहाँ पे आर्टिकल्स ए एंड या द को हम लोग यूज कर सकते हैं. इसका कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, my brother is a student. My brother is a student. यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है, उसके पहले आर्टिकल लिखा गया. ठीक है. लाइकवाइज एक और एग्जाम्पल, द भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. द students of engineering, the students of engineering are hard working. ऐसा माना जाता है कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेहनती होते हैं. यहाँ पे कॉमन नाउन क्या यूज़ किया गया है, इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है और उसके पहले आर्टिकल द लगाया गया. द स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग आर हार्ड वर्किंग. करेक्ट. नाउ वी डिस्कस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर एरर्स अक्सर आता है, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं. यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स लिखूंगा तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल्स आर Sachin Tendulkar is the Bradman of India. This is one example. Sachin Tendulkar is the Bradman of India.
यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है और इस पर एरर्स भी बहुत बार पूछे जाते हैं। वहाँ पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फंडा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर नहीं रहता, इसीलिए वो यहाँ पे गलती हो जाती है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको ठीक से, तो कभी भी गलती नहीं होगी। अगर हम लोग इस सेंटेंस पे ध्यान दें तो सचिन तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया के एक बैट्समैन का नाम, एक बहुत प्रोमिनेंट बैट्समैन का नाम है सचिन तेंदुलकर। अगर इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे ब्रैडमैन जो लिखा गया है, ये कौन है? सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत नामी बैट्समैन थे। तो ये भी वास्तव में क्या है? ये भी एक प्रॉपर नाउन है। ब्रैडमैन भी एक प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के पहले तो कोई आर्टिकल नहीं लगा है, ना तो यहाँ पे ए लगा, ना ही एन लगा और ना ही द लगा। और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही भी है। अब अगर हम यहाँ पे ब्रैडमैन के पहले देखते हैं तो ब्रैडमैन के पहले यहाँ पे आर्टिकल द लगाया गया है एंड दिस द इज करेक्टली यूज्ड, और इसको सही यूज किया गया है। तब क्वेश्चन होगा कि एक प्रॉपर नाउन के पहले तो सर आपने ए एन और द नहीं लगाया, तो यहाँ पर द क्यों लगा? इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब कोई प्रॉपर नाउन इतना बड़ा हो जाता है, इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि दुनिया में उसको कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, तब उस केस में उस प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग द लगाते हैं। आई टेल यू अबाउट सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। अगर क्रिकेट में बैटिंग की बात की जाए, बैटिंग एक डिपार्टमेंट है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, दीज आर 4 डिपार्टमेंट्स ऑफ क्रिकेट। तो अगर हम उसकी बात करें तो बैटिंग का दूसरा नाम, अच्छे बैटिंग का दूसरा नाम या सब्स्टिट्यूट अगर कोई है तो ब्रैडमैन। और इन्हीं को स्टैंडर्ड मान के किसी भी कंट्री का जो बेस्ट बैट्समैन होता है उसको कहा जाता है कि भाई वो अपने देश का ब्रैडमैन है। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि ब्रैडमैन, इनिशियली ब्रैडमैन वॉज ए प्रॉपर नाउन। शुरू में जब इन्होंने भी खेलना शुरू किया होगा तो ये भी एक प्रॉपर नाउन थे, बट ओवर द ईयर्स ये इतने प्रोमिनेंट हो गए कि अब इन्होंने एक कॉमन नाउन का स्टेचर प्राप्त कर लिया और इसीलिए इसके पहले द लगता है। सो सचिन तेंदुलकर इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया। एक और एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल देता हूं अलग स्क्रीन पे। इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम में आता भी है कई बार। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखते हैं शेक्सपियर इंग्लिश के बहुत महान प्लेरिट थे, नाटककार थे, और इंडिया में कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े नाटककार थे। तो कालिदास की अगर बात की जाए तो ये इंडिया के थे और शेक्सपियर इंग्लिश में लिखते थे। लेकिन शुरू में ये भी प्रॉपर नाउन रहे होंगे, जैसे कालिदास हैं प्रॉपर नाउन, बट धीरे धीरे शेक्सपियर क्या हुआ, जैसे ब्रैडमैन का एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसी हिसाब से इनको भी कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया जाने लगा। शेक्सपियर इज ट्रीटेड एज कॉमन नाउन, इज ट्रीटेड एज कॉमन नाउन। तो जैसे ही इनको कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया जाने लगा, तब अब क्या करते हैं, तब इसके पहले द लगता है। जबकि कालिदास इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन की तरह ही है, तो इसीलिए ना तो इनके पहले ए लगाया गया, ना एन लगाया गया और ना ही द लगाया गया। सो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दिस इज अनदर गुड एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट कि कॉमन नाउन में कभी कभी हम लोग द लगाते हैं।
एक और लेटेस्ट एग्जांपल यहां पे अभी देता हूं, इसी के नीचे एक और अच्छा एग्जांपल है। जैसे अभी कहा जाता है मोदी इज considered to be the बापू ऑफ, यहां पे नरेंद्र मोदी कर दे ज़्यादा अच्छा होगा। नरेंद्र मोदी इज कंसिडर्ड टू बी द बापू ऑफ मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, यहां पे नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी इज ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है तो इनके पहले ना तो ए लगाया गया, ना एन लगाया गया और ना ही द लगाया गया। ठीक है, बट महात्मा गांधी को बापू के नाम से हम लोग जानते थे और नरेंद्र मोदी की तुलना उनसे की जाती है। कहा जाता है कि अभी के युग की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी बापू जैसे ही हैं। तो यहाँ पे बापू कॉमन नाउन के रूप में यूज़ किया गया, इसीलिए यहाँ पे द सही है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? व्हेन, सो द कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, कॉन्सेप्ट टू when a proper noun attains the stature of a common noun, comma, the is placed before it, उसके पहले हम लोग द को यूज करते हैं। तो ये था कॉमन नाउन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहला किस चीज़ से रिलेटेड था कि स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा या कैपिटल लेटर से, उसमें बताया गया कि ये स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो था कि जब कभी भी प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन का स्टेचर ले लेता है तब उस कॉमन नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। तो ये था आज के डिस्कशन में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो दो चीज़ें थी, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ड का एक एक्सरसाइज जो पिछले क्लास में भी किया गया था। वो आपके लिए क्वेश्चंस लिखना होगा। हाँ, थोड़ा सा क्लाइंट पेयरिंग ऑफ वर्ड्स, यही एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में भी था। दो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज फिर दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक वर्ड यहाँ पे लिखा गया विलिफिकेशन, सेकेंड वर्ड इज नलिफिकेशन। सी है डेनिग्रेशन, डेनिग्रेशन और
डी वर्ड है फॉल्सिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन। ए बी सी डी 4 वर्ड्स दिए हैं, आपका जॉब है पेयर बनाना। हो सकता है कि 2 वर्ड सेम मीनिंग के हों या 2 वर्ड अपोजिट मीनिंग के हों, यानी कि चारों वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं। ऑप्शंस आर लाइक दिस, ए सी, बी सी, सी में है सी इज, ए सी तो था, ए, दिस इज ए बी, डी है बी डी, और ई बी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ड वाइज। पहला वर्ड है विलिफिकेशन। विलिफिकेशन का हिंदी होता है, यहां पे हिंदी लिखता हूं, गालियां देना। दिस एक्शन इज कॉल्ड विलिफिकेशन। गाली देने का जो एक्शन है दैट इज कॉल्ड विलिफिकेशन। सेकेंड है नलिफिकेशन। एक वर्ड होता है नल। नल मीन्स होता है, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, नल मीन्स होता है एम्प्टी या शून्य, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं नल। उसी से बना हुआ वर्ड है नलिफिकेशन, मतलब किसी चीज को शून्य बना देना, शून्य बना देना या अनइम्पॉर्टेंट बना देना या किसी लॉ को ड्रॉप कर देना, वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं नलिफिकेशन। फिर एक वर्ड है डेनिग्रेशन। डेनिग्रेशन का हिंदी होता है ह्यूमिलिएशन, हिंदी होगा बदनामी। ह्यूमिलिएशन या इंसल्ट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बदनामी। और फिर एक वर्ड है फॉल्सिफिकेशन। ये किससे बना है? फॉल्स से। फॉल्स मतलब क्या होता है? असत्य। तो असत्यीकरण के लिए किसी चीज को असत्य साबित करना या असत्य बना देना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असत्यीकरण। तो चारों वर्ड्स के मीनिंग आपको पता है। अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन से 2 वर्ड ऐसे हैं जो मीनिंग में एक दूसरे के क्लोज हैं और कौन से 2 वर्ड ऐसे हैं हो सकते हैं जो मीनिंग में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये सेम मीनिंग भी हो सकता है या अपोजिट मीनिंग का भी पेयर बन सकता है। अब अगर हम देखें, आप भी समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या आपका आंसर होना चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे गालियाँ देना और बदनामी, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं? अगर किसी को गाली गलौज कर दिया जाए तो नेचुरली उसकी बदनामी हो जाती है। और बदनामी का मतलब ही क्या है कि अगर वो आदमी गाली गलौज सुनता है इसका मतलब उसकी वो बदनाम हो जाता है। तो दैट वे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वर्ड का जो पेयर बन सकता है वो ए और सी का है, विच इज ए सिनोनिम। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ए एंड सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, पेयरिंग ऑफ वर्ड से रिलेटेड। नाउ वी डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 4 वर्ड्स हैं। ए में दिया हुआ है ओपेक। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ओपेक। नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट। सी जो वर्ड है ये है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स ये ज्योमेट्री का वर्ड है।
and D is transvestite. ट्रांसवेस्टाइट, ये बहुत अनकॉमन वर्ड है, शायद फर्स्ट टाइम आप इस वर्ड को देख रहे होंगे. सो ABCD, दीज आर 4 वर्ड्स. इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शंस आर AD, सेकेंड ऑप्शन है BD, थर्ड ऑप्शन इज CA और फोर्थ ऑप्शन है इसमें BA. एक और ऑप्शन है, अगर इस तरह का पेयर नहीं बन पाए तो एक ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज. ये बैंक PO एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको पेयर बनाना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि वर्ड्स के हिसाब से इसका मीनिंग क्या है. जैसे फर्स्ट वर्ड है ओपेक. ओपेक आप लोग जानते होंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा, अपारदर्शी. ओपेक, अपारदर्शी. सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट. ओपेक का अगर एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड हम देखेंगे तो क्या होता है? ओपेक का एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड अगर हम देखें तो दैट इज ट्रांसपेरेंट. मीन्स अपारदर्शी का अपोजिट वर्ड क्या होगा? पारदर्शी. जैसे रिलेशनशिप में कहा जाता है पारदर्शी होना, ट्रांसपेरेंट होना, तो ये है ओपेक का अपोजिट वर्ड. बट ट्रांसल्यूसेंट वैसे ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी नहीं हो और पूरी तरह से ओपेक भी नहीं हो. तो यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट का हिंदी वर्ड है समपारदर्शी. आधा पारदर्शी और आधा अपारदर्शी, समपारदर्शी. ठीक है. फिर ट्रांसवर्स का मतलब होता है आड़ा तिरछा. जैसे कोई लाइन अगर आड़ी तिरछी है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ए ट्रांसवर्स लाइन. वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रांसवर्स. एक और वर्ड है ट्रांसवेस्टाइट. इसका मीनिंग होता है समलैंगिक, जिसके लिए वर्ड आजकल चल रहा है, गे भी एक वर्ड है इसके लिए. तो ट्रांसवेस्टाइट मीन्स समलैंगिक. सो दीज आर 4 वर्ड्स जिसमें आपको देखना है कि पेयर सेम या अपोजिट वर्ड्स के पेयर क्या बन सकते हैं. अब इफ यू ऑब्जर्व द मीनिंग ऑफ ऑल द 4 वर्ड्स, तो ये दोनों वर्ड अपारदर्शी और समपारदर्शी ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं. सो योर आंसर शुड बी BA. आपका आंसर क्या होगा? D विल बी योर आंसर, BA. आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे एकदम अपोजिट के लिए तो आपने बताया कि ओपेक और ट्रांसपेरेंट ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड्स हैं, तो फिर आपने इस आंसर को क्यों टिक किया? आप नन ऑफ दीज को भी टिक कर सकते थे. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ऐसा होता है. हालांकि वी शुड ट्राई टू लोकेट द आंसर विच इज़ 100% करेक्ट, बट समटाइम्स जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उसमें से हम लोग 99% भी जो सही है उसको देख सकते हैं. तो दैट वे ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट यहाँ पे ऑप्शन में भी था B और A, तो ये मेरा आंसर होगा. तो ये थे वर्ड से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस जिसके थ्रू हम लोगों ने अभी 8 वर्ड सीखे. अगले वीडियो में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे नाउन में जो आगे बचा हुआ है काइंड्स ऑफ नाउन, उसको डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड रूल्स डिस्कस करेंगे और वर्ड से रिलेटेड भी कुछ एक्सरसाइज किया जाएगा. अगले वीडियो के पहले तक के लिए टेक केयर एंड बाय. थैंक यू.